का कहना था कि शहाबुद्दीन साहब के बाद सिवान का विकास रुक गया। शहाबुद्दीन के जमाने में जो सिवान का विकास हुआ उतना विकास फिर दोबारा कोई नहीं किया। इससे कितना सहमत है आप? नहीं, ये चीज़ अगर किसी ने कहा है तो कोई गलत नहीं कहा है। क्योंकि आप भी पत्रकार रहे हैं, आप भी उस समय ब्यूरो चीफ रहे हैं प्रभात खबर के, और जो भी विकास कार्य सीमांत में दिखाई दे रहा है वो उनके ही कार्यकाल का दिखाई दे रहा है। ये चीज़ और है कि कुछ और चीज़ों में भी विकास हुआ था, लेकिन जो स्कूल हो, कॉलेज हो, अब एकता इंडोर स्टेडियम हो, टाउन हॉल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और बहुत सारे जो चीज़ गिनाया जा सकता है उसको। लेकिन ये एग्ज़ाम हो रहा है, अब देख लीजिए अभी एक शिक्षक कितना एग्ज़ाम देगा? आप बीएड कीजिए, पेपरवा लीक ए, हो जा रहा पेपर लीक हो जाता है। आपके यहाँ का मैंने अभी पुलिस की बहाली थी, बच्चे कितने एग्ज़ाम देने गए, वहाँ दे के आए तो पता चलता है पेपर लीक है। क्या सिस्टम है भैया आपका? आप एक बिहार तो सुधार नहीं पा रहे हो। आपके यहाँ बिहार में लालू जी बोल दिए राहुल जी को कि दूल्हा बनने के लिए तैयार रहिए। है। काहे को है कि दूल्हा बनी है। तो बने, अब दूल्हा बनेंगे तो नीतीश से बाराती ना होंगे उसमें, चाहे 1 नंबर के बाराती हो, चाहे 2 नंबर के बाराती हो। तो लालू जी गंभीर विषयों को भी सहजतापूर्वक और मजाकिया लहजे में कह जाया करते, शुरू से जो उनको जानते हैं। मैं बार बार यही लगातार कहते आ रहा हूँ, बिहार से मतलब न भाजपा को है, न नीतीश को है, न किसी को है। नीतीश जी को मतलब है कि गद्दी से है, लगातार सत्ता सुख भोगते भोगते वो चाहते हैं कि अंतिम समय तक मैं सत्ता की कुर्सी पे विराजमान रहूं, किसी तरह बिहार की जनता का कुछ भी हो। वही मोदी जी और अमित शाह के दिमाग में है, बिहार का कुछ भी हो, हम दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान रहे, हम केंद्र की कुर्सी पे विराजमान रहे, और वोट लेके हमारे सांसद ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, बिहार के लोगों का जो होना है सो होगा। समझ सकते हैं कि ललन बाबू कहाँ हैं, अशोक जी कहाँ हैं और नीतीश जी कहाँ हैं। कयास तो ये लगाया जा रहा है कि लोगों को जो मीडिया से ही बातें सामने आ रही है कि ललन बाबू नीतीश जी को रिपोर्टिंग न करके लालू जी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है जदयू और राजद के बीच में भी। तो हमको लगता है कि कोयरी समाज और भूमिहार समाज जो समाज है, या जो इनका भी कम हुआ है, दलित जाग भी कर उनका भी कम हुआ है, तो ये लोग हम तो हमारे एक की नीति को ज़्यादा समझ गए क्या गवर्नमेंट के? केंद्र सरकार की जो नीति है, हम तो हमारे एक ज़्यादा अमल कर गए क्या उस पर? देखिए कहीं कुछ नहीं है, जो उनका अपना वोट बैंक है, जो जाति उनकी वोट बैंक है, उनको एक आगे बढ़ा के दिखाया गया है माइक माइक समीकरण को, ताकि उनका एक मनोवैज्ञानिक एक प्रेशर हो, चुनाव के पहले एक नमस्कार। आज मेरे साथ मौजूद हैं सिवान जिला लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष और भारत स्काउट गाइड के सिवान के कमिश्नर अभिषेक कुमार सिंह जी। अभिषेक कुमार सिंह जी भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार समाज के बहुत बड़े चेहरा हैं सिवान और गोपालगंज के। इनसे बात करेंगे जातिगत जनगणना पर। आखिर जातिगत जनगणना में कहाँ चूक हो गई कि इनको चुटकी भर दिखाया गया है। आखिर इस जातिगत जनगणना से कितने संतुष्ट हैं? बहुत स्वागत, बहुत वंदन। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपके व्यूअर्स जो इस चैनल को देखते हैं, मेरे तरफ से उनका हार्दिक आभार, अभिनंदन। आप भूमिहार समाज से आते हैं। दुर्भाग्य है, अब राजनीति करने वाले लोगों को भी, सामाजिक वर्कर को भी हम लोग जातिगत चश्मे से और जातिगत दृष्टिकोण से देखते हैं। नहीं, सरकार ही जातिगत वही वही जनगणना मैं करा रही मैं है। वही आ रहा हूँ। सरकार के पास और कोई विकास का कार्य क्या होगा? हमारे लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? हमारे बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था कैसे होगी? हमारे लोगों की चिकित्सा की व्यवस्था कैसे होगी? इस पे ध्यान नहीं है। रोजगार के अवसर कैसे, कल कारखाने कैसे लगेंगे? इन सब चीज़ों से, मुद्दों से बात हट के कुछ काम तो हुआ नहीं। अब चुनाव में जाना है, अंतिम समय है, जाने की बेला है, तो फिर उसी चीज़ को आप जातीय मुद्दे पर लेके चले आए। आज से 25-30 बरस पहले की जो स्थिति थी। मैं पूछना चाहता हूँ आपके अपने, आपके घरवा कोई आया था कि नहीं जनगणना करने? नहीं, हम लगातार मैं आप चैनल के माध्यम से देख रहा हूँ कि कुछ बड़े-बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमारे घर नहीं आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है, मेरे घर लोग आए। चिरागे जी का? चिराग जी बोले थे, आशुतोष जी का बयान आया था, लेकिन मेरे घर आए हुए थे। मेरे, क्या-क्या पूछे थे आपसे? और मैं घर पे नहीं था। माताजी थी, माताजी से सारा वो अपना लेके गए थे, और आए थे हाँ, आए थे हमारे यहाँ। मुँह हलवा में कहीं? अब मोहल्ला में एक सर्वे आप करना पड़ेगा। आप, हम चाहते हैं चैनल के जो लोग आप लोग हैं, आप लोग भी एक सर्वे करें, और जो जातीय संगठन बना के राजनीति कर रहे हैं, मेरा उनसे भी आग्रह हो, चाहे किसी जात के हो, चाहे कुशवाहा समाज के हो, भूमिहार समाज के हो, ब्राह्मण समाज के हो। कोहरी समाजवा तो पहले 14% था, अब देख रहे हैं कि 4% हो गया है। बड़ा उबाल है। कल उपेंद्र कुशवाहा भी कह रहे थे जो बड़ा घपला हुआ। तो हमको लगता है कि कोयरी समाज और भूमिहार समाज जो समाज है, या जो इनका भी कम हुआ है, दलित जाग भी कर उनका भी कम हुआ है, तो ये लोग हम तो हमारे एक की नीति को ज़्यादा समझ गए क्या गवर्नमेंट के? केंद्र सरकार की जो नीति है, हम तो हमारे एक ज़्यादा अमल कर गए क्या उस पर? देखिए कहीं कुछ नहीं है, जो उनका अपना वोट बैंक है, जो जाति उनकी वोट बैंक है, उनको एक आगे बढ़ा के दिखाया गया है माइक माइक समीकरण को,
ताकि उनका एक मनोवैज्ञानिक एक प्रेशर हो, चुनाव के पहले एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर जनता पे हो, दलों पे हो कि हमारी इतनी संख्या है। मैं इससे इत्तेफ़ाक नहीं रखता। मुझे लगता है कहीं न कहीं इतने कम समय में इतने बड़े कार्य को कुशलतापूर्वक अंजाम नहीं दिया जा सकता। रातों-रात काम करके और आपने एक डाटा पेश कर दिया। क्यों नहीं? आपके आपके समाज के एक बहुत बड़े नेता हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुख्यमंत्री जी के बेहद खास माने जाते हैं ललन सिंह। उन्हों के सीटवा पर तो देख रहे हैं कि बड़ी घमासान मचा है, मुंगेर वाला पर अशोको चौधरी कह रहे हैं कि हुएं से लड़ेंगे, लल्लू बाबू कह रहे हैं कि वहीं से लड़ेंगे। बड़ा ताना-तानी है। अब तो नीतीश जी के दोनों आदमी करीबी हैं, अशोको चौधरी करीबी हैं, लल्लू सिंह करीबी हैं। अब पीछे दिनों जो हुआ और सारी चीज़ें सामने आई जनता के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि ललन बाबू कहाँ हैं, अशोक जी कहाँ हैं और नीतीश जी कहाँ हैं। कयास तो ये लगाया जा रहा है कि लोगों जो मीडिया से ये बातें सामने आ रही है कि ललन बाबू नीतीश जी को रिपोर्टिंग ना करके लालू जी को रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं अंदर ही अंदर एक बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है जदयू और राजद के बीच में भी, जिसको आने वाले समय में आप सामने सारी चीज़ें हो जाएँगी, सामने बातें आएँगी। ये बड़ी जोर से चर्चा है कि ललन बाबू लालू जी के संपर्क में हैं। हाँ, ऐसी चर्चा है और कहीं न कहीं जो नीति अब ललन जी जब लालू जी के संपर्क में गए तो आपने देखा कि नीतीश जी तुरंत वहाँ प्रधानमंत्री जी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री निकल के सामने आई और उसके बाद जो लगातार कई मुद्दों पे केंद्र सरकार को सपोर्ट करना हुआ, फोटोवा खिंचवा लिए जा रहे हैं। फ़ोटो खिंचवाए तो एक बहुत पटनवा में आए तो थाली खींच लिया, दिल्लिया में गए तो फोटो खिंचवा। हाँ, पटना में थाली खींचे। देखिए, स्थिति बिहार मैं बार-बार यही लगातार कहते आ रहा हूँ, बिहार से मतलब ना भाजपा को है, ना नीतीश को है, ना किसी को है। नीतीश जी को मतलब है कि गद्दी से है, लगातार सत्ता सुख भोगते-भोगते वो चाहते हैं कि अंतिम समय तक मैं सत्ता की कुर्सी पे विराजमान रहूँ, किसी तरह बिहार की जनता का कुछ भी हो। वही मोदी जी और अमित शाह के दिमाग में है, बिहार का कुछ भी हो, हम दिल्ली की कुर्सी पे विराजमान रहें, हम केंद्र की कुर्सी पे विराजमान रहें और वोट लेके हमारे सांसद ज़्यादा से ज़्यादा जीत के आए, बिहार के लोगों का जो होना है सो होगा। ऐसा कैसे मंदिर बन रहा है, आप कह रहे हैं कुछ नहीं किए मोदी जी, मंदिर मंदिर बन रहा है, मंदिर बन रहा है ठीक है, मंदिर अयोध्या में बन रहा है ना कि बिहार की बात कर रहा हूँ। सर्जिकल स्ट्राइक म हुआ, मंदिर अयोध्या में बन रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो लोगों ने आपको वोट दिया उस पे, लोगों ने आपको वोट दिया। मैं वही बात आ रहा हूँ हमारे फिर मंदिर पर दे देगा इस बार। मैं वही वही आ रहा हूँ, लगातार जो हम लोग अभियान चला रहे हैं, आपने देखा होगा जनसुराज लेके जो प्रशांत जी निकले हुए हैं, मैं भी जनसुराज का एक सदस्य हूँ। उनका यही कि जातिगत मुद्दों से हम आगे उठे। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना। आपने अगर शिक्षा के लिए वोट दिया होता, आपने अगर चिकित्सा के लिए वोट दिया होता, आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए अगर वोट दिया होता, तो सरकार की बाध्यता होती उस काम को करना। प्रशांत किशोर का एक दिन एक बयान देख रहे थे, उसमें वो बोल रहे हैं कि लालू जी को चिंता है कि मेरा बेटा कैसे मुख्यमंत्री बन जाए और जनता को चिंता है कि कैसे लालू जी का बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, अपने बेटा की चिंता नहीं है। प्रशांत जी बोल रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊँगा। लालू जी क्या, जितने भी लोग हैं, चाहे बीजेपी के ही जो बड़े लीडर हों, आपको पटना में हो या सीवान में हो, देखिए वो अपने बेटा को अब स्थापित करना चाह रहे हैं। वो नहीं चाहते कि हमारे ही समाज से कोई अगर यंग लड़का है, राजनीति में और सामाजिक रूप से सक्रिय, तो उसको हम आगे करें। बहुत सारे नाम आप खोजिएगा तो पटना से लेकर सीवान तक भाजपा में मिल जाएँगे। लालू जी तो दिखाई दे रहे हैं, दोनों बेटों के बाद बेटी को राज्यसभा बना के भेजा। चिराग जी जो अपनी पार्टी चला रहे हैं, उनका देख लीजिए, तो वो अपनी माताजी के लिए सीट के लिए बेचैन है और राज्यसभा भेजने के लिए बेचैन है। तो माने इतनी अपने समाज सेवा कर रहे हैं, पिताजी की सब किए, तो उससे मन उनका नहीं भरा कि किसी दलित दूसरे बेटे को उठा के या जो उनका दलित सेना का अध्यक्ष है प्रदेश का, उसको हम टिकट के लिए बात करें। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सिवनों में कई गो लोग बेटा को विधायक बने। बिल्कुल, विधायक, सांसद लगातार उनके लिए फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। अब कहाँ तक सफलता अब मिली भी है, भाजपा दे ही रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रही है। वो तो कह रहे थे इस समाज में तो सभी मोदी जी नंगे हैं। मोदी जी कह रहे थे जो अति करेंगे, जो है परिवारवाद से ऊपर उठाएंगे पार्टी को। बाप सांसद रहा, बेटवा को अगर टिकट मिलता है तो ये परिवारवाद नहीं है। एकदम है। बेटा सिर्फ अगर सांसद पुत्र है और उस आधार पर उसको टिकट मिलता है, तो ये परिवारवाद का ही द्योतक है। और जब तक परिवारवाद, समाजवाद की दूरी क्या थी? गैर परिवारवाद और गैर कांग्रेसवाद। लेकिन आज स्थिति ये है कि जितने समाजवादी लीडर है या राष्ट्रवादी लीडर है, वो सब परिवारवाद में लिप्त है। ये देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है और यही कारण है कि अच्छे लोग समाज में हाशिए पे हैं, हर जाति में, हर वर्ग में वो ऐसे वैसे लड़के हैं, वैसे काम करने वाले लोग हैं जिनके पास संभावनाएँ हैं, जिनके पास क्षमताएँ हैं, लेकिन चूँकि वो बड़े नेताओं के पुत्र नहीं है, तो इसलिए उनको पार्टी ने हाशिए पे डाल के रखा हुआ है। चलिए ना, अब तो नीतीश जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ऐसा लगता है क्या आपको? पूरा देशवा में घूम रहे हैं, हवाई जहाज पर सो इधर जाते हैं, कबो पटना, कबो महाराष्ट्र,
कब वो कहाँ-कहाँ जाते हैं, मीटिंग करते हैं, उसमें ममता बनर्जी अगर सब पूरा लोग आप हवाई जहाज़ों से घूम रहे हैं, पूरा देश घूमे हैं। आप क्या बिहार में लालू जी बोल दिए राहुल जी को कि दूल्हा बनने के लिए तैयार रहिए। ई काहे कहे कि दूल्हा बनिए। तो बने, अब दूल्हा बनेंगे तो नीतीश से बाराती ना होंगे उसमें। चाहे 1 नंबर के बाराती हो, चाहे 2 नंबर के बाराती हो। तो लालू जी गंभीर विषयों को भी सहजतापूर्वक और मजाकिया लहजे में कह जाया करते, शुरू से जो उनको जानते हैं। इशारों-इशारों में कह देते हैं। इशारों-इशारों में बहुत बड़ी बात कह दी और एक इंडिकेशन हो गया। तो जगह कहीं नीतीश जी के लिए महागठबंधन में एज ए पीएम के चेहरा के तौर पे मुझे दिखाई नहीं देता। और मुझे लगता है ऐसा एक बार कि एक बार हो सकता है नीतीश जी चुनाव के एन पहले फिर एक बार लौट के भाजपा की तरफ वो अपना रुख कर ले। भाजपा वाला तो कह रहा है सबके दरवाजा हमेशा-हमेशा लगे बंद है, बड़का ताला लगाए हैं, कहियो खुलबे न करेगा। नहीं तो ये तो अपना खिड़की खोल के रखते हैं ना। उस खिड़की से अमित शाह जी या मोदी जी की एंट्री हो सकती है और उनका डायरेक्ट बुलावा हो सकता है। तो दरवाज़वा खुलेगा तब ना। तो खिड़की से घुस जाएँगे अमित ना। शाह कह रहे हैं कि दरवाजे बंद कर ना दिए ऐसा गए। कुछ ऊपर के लीडरों, हाँ, बिहार स्टेट के भी लीडर पहले जो उनका एक था कि एकदम बहुत तल्ख टिप्पणियाँ होती थी नीतीश जी पे। देखिए आजकल थोड़ा-सा नॉर्मल है। कहीं न कहीं कुछ न कुछ नरम कोना हुआ है। हाँ, कुछ नरम हुए हैं, चाहे सम्राट जी हों, चाहे सारे लोग हों। तो कहीं न कहीं वो राजनीति लगातार पलटने का एक इतिहास रहा है उनका। सम्राट चौधरी तो बड़का पगड़ी बांधे हैं, भगवा रंग का कह रहे हैं। एक दिन कोनो पूछा तो कहे जे इ पगड़िया बांधे हैं, इ संकल्प की पगड़ी है। जब तक नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं करेंगे, तब तक ये पगड़ी नहीं खुलेगा। दूसर बयान है उनका, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के टिप्पणे में नहीं लिखा, इसे हाथवा देख कर के रेखवा जे नहीं हुँ, होता है, हुँ, हुँ। ये देख के कह रहे हैं जे तोहरा भागे में नहीं है, तो कोई प्रधाने मंत्री नहीं बने। नहीं ठीक है समूह जी, सम्राट जी को बीजेपी ने आगे किया, वो एक बदलाव के लिए मुहिम चला रहा है। लेकिन मैं बीजेपी से ये पूछना चाहता हूँ कि अब लगातार इतने दिन तक बिहार में सत्ता रहे, आपके अपने संगठन से जुड़े लोग कोई आगे नहीं आ पाए। आपके जो लोग थे, जो आपकी जो पृष्ठभूमि है, जो संघ की पृष्ठभूमि है, चाहे जो आपकी विचारधारा है, उस विचारधारा का कोई नेता आप पैदा नहीं कर पाए बिहार में, तो इससे बड़ा फेल्योरनेस आपका क्या हो सकता है? सम्राट जी का जो पुराना इतिहास है वो राजद से आए हुए हैं। उनके पिताजी राजद में, जदयू में रहे हुए हैं, तो इनकी पृष्ठभूमि तो भाजपा की रही नहीं है। तो आज, पहले क्या होता था, पहले टिकट दूसरे दल से आए हुए लोगों को दे दिया जाता था, ऐसा हम सुनने में, हम लोग देखते थे, देखने में। अब जो स्थिति आई है कि अब सीधे सीधे पूरा अध्यक्ष की कमानी, चाहे जिला अध्यक्ष की कमान हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की कमान हो, एकदम विपरीत विचारधारा के लोगों को आप उस कुर्सी पर बैठा दे रहे हैं। इससे बड़ा राजनीतिक गिरावट कुछ हो नहीं अच्छा, सकता। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, आप राजनीति के बड़े माहिर खिलाड़ी हैं और लगभग 3-4 दशक से आपके यहाँ आज़ादी के बाद से आपके यहाँ राजनीति का बड़ा केंद्र रहा एक। लालू जी और नीतीश कुमार, ये लोग लंबे समय से बिहार पे शासन किए, बड़ी मजबूती के साथ शासन किए। बिहार के दोनों बड़े चर्चित चेहरा हैं। क्या इनके बाजू में, इनके मस्तिष्क में वह जोर नहीं, वह ताकत नहीं है कि ये लोग किसी भी चुनाव में अकेले जनता के बीच जा सकें? इन्हें गठबंधन का खेल क्यों खेलना पड़ता है? या तो ये लोग उस लायक विकास नहीं किए, या फिर जनता इन्हें पूर्ण रूप से पसंद नहीं करती है। किस रूप में नहीं, आप एक देखते चीज़, हैं? 2 चीज़ है। एक तो इन्हें अपने आप पे विश्वास नहीं है, जानते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। अपनी ज़मीनी हकीकत इनको पता है कि हम अकेले जाएँगे तो हम कहाँ तक पहुँच पाएँगे, और इनको चाहिए सत्ता की कुर्सी। इनको जनता के हित से मतलब नहीं है, इनको बिहार के विकास से मतलब नहीं है, इनको बिहार के नौनिहाल से मतलब नहीं है, बिहार की सुरक्षा और चिकित्सा से मतलब नहीं है। इनको अपने सत्ता में बने रहने की एक बौखलाहट है, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे लालू जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। उनका एक ही मकसद है, कुर्सी तक पहुँचना। उसके लिए जो भी रास्ते की ज़रूरत होगी, वो शॉर्टकट हो या लॉन्ग कट हो, गलत हो या सही हो, उस रास्ते पे चल के उस कुर्सी तक जाएँगे। हालाँकि उससे कुछ जनता का भला होने वाला नहीं है। प्रशांत किशोर जी हैं जनसुराज के और नीतीश कुमार के बेहद खास माने जाते थे पहले। वही नारा दिए थे कि अब की बार नया बिहार नीतीश कुमार। वही प्रशांत किशोर से आज जब मीडिया के साथी पूछते हैं कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री की रेस में हैं और अगली बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, तो वही प्रशांत किशोर जो कभी कहते थे कि नया बिहार नीतीश कुमार, वही प्रशांत किशोर आज कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बिहार के अर्थात पटना के बाहर कौन जानता है, कोनो जानबे नहीं करता है उनको, जी ये नीतीश कुमार हैं। बहुत सारे लोगों को राजनीति में स्थापित करने का श्रेय, बहुत सारे दलों को सत्ता में लाने का श्रेय, प्रशांत जी एक कुशल रणनीतिकार चुनावी हैं, और वो जो कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे होंगे। और निश्चित तौर पे उनकी एक बौखलाहट जो बिहार के प्रति है, उन्होंने देखा कि अब लगातार दूसरे लोगों के लिए काम कर रहे हैं और हमारे स्टेट में ही इतनी दुर्दशा है। उन्होंने कोशिश किया नीतीश जी के माध्यम से काम करने का, उस काम को उन्होंने उतार नहीं पाया धरातल पे। तो आज वो पूरे बिहार का पदयात्रा कर रहे हैं। चीज़ें बहुत कठिन है, बहुत आसान नहीं है। ऐसा नहीं है कि चंद 10 दिनों में ही कुछ बदलाव हो जाने को है। चूँकि हम इतने जातीय और धर्म के जाल में जकड़े हुए हैं,
कहीं न कहीं हर जात, हर दल के साथ जुड़ा हुआ है। तो उसको एक तोड़ना एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशांत जी के लिए भी है और हम लोग के लिए भी है। जो लगातार ज़मीनी ग्राउंड पे हम लोग काम करके और आने वाले दिनों में जनसुराज के माध्यम हम लोग से विषयांतर हो रहे हैं। हमने आपसे पूछा कि प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं, जो नीतीश कुमार को बिहार के बाहर कोई जानता नहीं है। इससे कितना सहमत एकदम हैं आप? सही बोला उन्होंने, बिहार ही पहचाना है ना, मुख्यमंत्री तो बिहार के हैं वो। एक स्टेट में आप मुख्यमंत्री हैं, उसके बाद आपका कहीं कुछ है नहीं। तो हई फिर देख लो, पटना में मीटिंग किए, महाराष्ट्र में मीटिंग किए, कहाँ-कहाँ मीटिंग किए, बीच में बैठे, बगल में तेजस्वी, एक तरफ अखिलेश यादव बैठते थे, कहीं ममता बनर्जी उस बैठती मीटिंग को थी। बीच में छोड़ के चल भी दिए और लालू जी और तेजस्वी जी को पीछे भागना पड़ा कि एक ही फ्लाइट से तीनों गए हुए थे कि हम यहाँ छूट ना जाए, तो हमको डिले हो जाना पड़ेगा। बाराती में फूफा-वूफा लोग बड़ा जल्दी खिसिया जाता है। नहीं देखिए, अब नीतीश जी को चाहिए कि कम से कम अंतिम समय में, अब राजनीति के भी अंतिम हमको लगता है पड़ाव पे है। तो एक बार कम से कम बिहार के बारे में सोचिए, एक बार बिहारी बन के बिहार के विकास के लिए, बिहार के बच्चों के लिए। अब एक एग्ज़ाम हो रहा है, अब देख लीजिए अभी, एक शिक्षक कितना एग्ज़ाम देगा? आप बीएड कीजिए, पेपरवा लीक ए हो जा रहा है। पेपर लीक हो जाता है आपके यहाँ का, माने अभी पुलिस की बहाली थी, बच्चे कितने एग्ज़ाम देने गए, वहाँ दे के आए तो पता चलता है पेपर लीक है। क्या सिस्टम है भैया आपका? आप एक बिहार तो सुधार नहीं पा रहे हो, आप देश सुधारने चले गए। बधाई नहीं दीजिएगा नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। नहीं, नीतीश जी हमारे, चूँकि उम्र में हमसे बड़े हैं, हमसे ज़्यादा राजनीतिक अनुभव है, तो हमारी शुभकामना है, वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और बाकी नहीं, बधाई। स्वस्थ और प्रसन्नता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए बधाई देंगे कि नहीं आप? नहीं, हम कहीं से बनता हमको दिख नहीं रहा है। अगर हमको कहीं दिखता तब ना हम बधाई देते हैं, कि चलिए भैया एक बिहारी, एक बिहार का लाल वहाँ प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने जा रहा है। या तो वो खुद दिग्भ्रमित है या लोग उनको दिग्भ्रमित कर गजब रहे हाल है हैं। भाई, चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और जो न्याय के साथ तो विकास चाय की। बनने वाले को प्रोजेक्ट किया गया ना उस पार्टी के द्वारा। उतनी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने चाय बेचने वाले को प्रोजेक्ट किया, चेहरा बनाया, तब वो प्रधानमंत्री बना ना। आप तो यहाँ अभी जो महागठबंधन का है, इतनी बैठक के बाद भी चेहरा और अधिकारी घोषणा हुई क्या? नहीं, नहीं हुई है और ना होगी, होगी तो राहुल जी के नाम पे होगी वो। दूसरा दूल्हा बनेगा। दूसरा दूल्हा ये लोग बनेगा। बाराती वही बनेंगे। उनके जिस सरकार के साथ आप साझेदार हैं बिहार में, उसी के माने सुप्रीमो कहते हैं कि आप दूल्हा बनिए राहुल जी, हम लोग बाराती अच्छा, चलेंगे। बाराती बनेंगे, दूल्हा भले नहीं बन पाएंगे, धोती कुर्ता जूता होता मिलेगा ना। तो उसमें हम लोग भी चलेंगे राहुल जी की आपको बारात नहीं में। मिलेगा, धोती राहुल जी की कुर्ता तो बारात मिलेगा नीतीश जी को। ठीक है, तो वही ने कहा कि वो अपने हित के लिए वो काम कर रहे हैं, बिहार के हित के लिए काम नहीं कर रहे, अपनी धोती कुर्ता की चिंता है। और हमारी जो गरीब जनता है, जिनके शरीर पे एक तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं है, उनके वस्त्र की चिंता उनको नहीं है। चलिए ना, सिवान चलते हैं। लोकसभा चुनाव की बड़ी चर्चा है सिवान में भी। बिल्कुल, चुनाव आपके अब दुदुम्भी बजने ही वाली है और मुझे लगता है कि सीमान इस बार कुछ अलग हट के कुछ रिज़ल्ट देगा। आपके पूर्व सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की, एक बार निर्दलीय भी चुनाव जीत चुके ओम प्रकाश यादव जी। जी, जी। एक बार बीजेपी के टिकट पे भी चुनाव लड़ चुके हैं। हमसे एक दिन बात हो रही थी तो हम पूछें कौना पार्टी से लड़िएगा, क्या होगा? तो कहें जे टिकट मिलेगा तइयो हुँ। और नहीं मिलेगा तइयो हम चुनाव लड़ेंगे, मतलब निर्दलीय भी लड़ जाएंगे। क्या किस रूप में देख रहे हैं आप? इस चूँकि सांसद रहे हैं यहाँ से, तो एक 2-2 बार सांसद रहे हैं, तो उनका कहना कि हम मिले ना मिले तो वो माने उसको अतिशयोक्ति नहीं कहा जा सकता। वो दावा कर सकते हैं, चूँकि 2 बार रहे हैं यहाँ पे आके। निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय जीत के गए थे, तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे हैं, वो उनका वो अधिकार है। दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। अब ये आप समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं, वो समझे तो ना। हम और आप समझ रहे हैं, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। सिवान के एक बहुत बड़े अधिवक्ता से मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि शहाबुद्दीन साहब के बाद सिवान का विकास रुक गया। शहाबुद्दीन के ज़माने में जो सिवान का विकास हुआ, उतना विकास फिर दोबारा कोई नहीं किया। इससे कितना सहमत हैं आप? नहीं, ये चीज़ अगर किसी ने कहा है, तो कोई गलत नहीं कहा है। चूँकि आप भी पत्रकार रहे हैं, आप भी उस समय ब्यूरो चीफ रहे हैं प्रभात खबर के, और जो भी विकास कार्य सीमांत में दिखाई दे रहा है, वो उनके ही कार्यकाल का दिखाई दे रहा है। ये चीज़ और है कि कुछ और चीज़ों में भी विकास हुआ था, लेकिन जो स्कूल हो, कॉलेज हो, अब एकता इंडोर स्टेडियम हो, टाउन हॉल हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, और बहुत सारे जो चीज़ गिनाया जा सकता है उसको। विकास रुका है या फिर बढ़ रही है विकास की गाड़ी? देखिए, शहाबुद्दीन जब यहाँ के सांसद थे, तो जो भी विकास कार्य दिखाई दे रहा है अभी सीवान में, वो शहाबुद्दीन साहब के ही रीजन का विकास कार्य दिखाई दे रहा है। आप आम लोगों से भी पूछेंगे, तो कहीं भी, चाहे वो आपको विद्या भवन का हो या एकता इंडोर स्टेडियम हो या आपको टाउन हॉल का बात हो या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज हो,
दयानंद आयुर्वेदिक कॉलेज को एक भव्य रूप देने का श्रेय भी शहाबुद्दीन साहब को जाता है। तो उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किया। जो भी उनसे बन चला दूसरी जगह से फंड ला के और यहाँ सड़क बनवाना शहाबुद्दीन साहब की ये काबिलियत थी। और आज स्थिति हो गई कि हम अपना वही फंडवा जो उनको मिलता था वही फंडवा तो वर्तमान के सांसद लोगों को भी मिला। तो उस तरह का काम ये लोग क्यों नहीं किए? उस तरह का काम ये तो वो बताएँगे, आपको उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि फिर दूसरे सांसद अपने फंड को दूसरे जिलों में भी देने का काम किए। जिलों में। उनके ही पार्टी के लोगों के द्वारा ये आरोप भी लगा। या फिर जो अभी के सांसद हुए, उसमें तो 2-3 साल आपका कोरोना हो गया। कोरोना में सब सारी फंड प्रधानमंत्री जी ने सीज कर लिया था। तो एक वो भी एक एक कारण हुआ कि वो विकास कार्य की गति नहीं पकड़ पाई। लेकिन जो काम दिखाई दे रहा है, वो शहाबुद्दीन साहब के ही कार्यकाल का है। ये अक्षरशः सत्य है। इस बार क्या मुद्दा रहेगा सिवान में? जनता की तरफ से, आप लोगों की तरफ से? कि हम लोग का तो एक बड़ा मुहिम चल रहा है। जन स्वराज ना कोई पार्टी बनी है, ना कोई दल है अभी। हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं कि आप अपने बेसिक मुद्दे पे आइए। आप सांसद विधायक चुनिए तो अपने बच्चों के भविष्य के लिए, शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए, न कि जाति पे, न कि धर्म पे, न कि मंदिर पे, न कि मस्जिद पे आप चुनाव करें। आप बिहार के विकास के लिए एक बार बिहारी बन के और बिहार की अस्मिता की रक्षा के लिए वोट कीजिए। अभिषेक कुमार सिंह जी हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, भारत बंद लगा स्काउट यार। गाइड के जो है अभी यहाँ कमिश्नर भी हैं और सिवान के अलावे पूरे बिहार के राजनीति पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, बड़ी मजबूत पैठ रखते हैं और बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखने के लिए इन्हें बड़ी सम्मान के नज़र से देखा जाता है। इनका कहना है कि सिवान में शहाबुद्दीन ने जो विकास कर दिया, शहाबुद्दीन के माध्यम से जो विकास कार्य किए गए, उसके बाद से इति अहम द्वितीयो नास्ति। शहाबुद्दीन ने जिस प्रकार से विकास किया, वैसा ना तो कोई भविष्य में किया है, ना अभी तक कोई कर रहा है। आगे जब बात बिहार के सरकार की होती है, तो इनका कहना है कि बिहार में प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन की एक लहर चल रही है, परिवर्तन की एक बयार बहने लगी है और इस बार बिहार में निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के नेतृत्व में एक परिवर्तन होगा। बाकी आप मुझे मेरे चैनल पे देख रहे थे और अभिषेक कुमार सिंह जी मेरे साथ थे। इनके विचारों को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा था। बाकी आप इनके विचारों से कितने सहमत हैं, कितने प्रसन्नता आपके मन में है, कमेंट बॉक्स में जाएंगे और प्रतिक्रिया करके जरूर बताएंगे कि अभिषेक कुमार सिंह जी को आप किस रूप में समझ पाए, किस रूप में देख पाए और किस रूप में सुन पाए। मुझे आपके प्रतिक्रिया की जो है प्रतीक्षा रहेगी। तब तक के लिए नमस्कार।